हेलो एवरीवन। आज मेरे चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। रमेश शर्मा सर पिछले 25 सालों से टीचिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं। इन्होंने बच्चों की मेंटरशिप से कई सारे बच्चों को कन्वर्ट किया है ऐसे इंडिविजुअल्स के अंदर जो आज के टाइम पे अपनी सेवाएं अलग अलग सेक्टर में दे रहे हैं। साथ ही साथ में उनकी पर्सनैलिटी के अंदर भी इस तरीके का डेवलपमेंट आया है जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। पिछले 2000 से साल 2000 से रमेश सर जो हैं पढ़ा रहे हैं और 2007 के अंदर सर सीकर हाँ आए जी, थे घर हाँ जी। वापसी के तौर पे। यस। और 18 साल से सीकर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 19वां साल चल रहा है। सर अपने बारे में कुछ बताइए, ये जर्नी एज अ टीचर एज अ मेंटर कहाँ से शुरू हुई थी? मैं उन दिनों जयपुर आया था। आई वॉज इन टूरिज्म इंडस्ट्री। जी। तो मैं एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काम करता था। हम्म। जब मैं ट्रांसफर के बतौर जयपुर आया तो जयपुर में जिस मोहल्ले में मैं रहता था उस मोहल्ले में सब लोग मेरी कॉलोनी में 25 प्लॉट्स थे। उनमें से 24 कंस्ट्रक्टेड थे और जो एक प्लॉट जो खाली था, 24 के 24 घरों से बच्चे मेरे पास आते थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। तो मैं जल्दी ही मोहल्ले का रमेश भैया बन गया था। जी। तो जब मैंने ये देखा कि पढ़ाते वक्त मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ हम्म। और सुबह से शाम तक पढ़ा रहा हूँ, छुट्टी भी है तो भी सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं और बिल्कुल भी कहीं भी कोई थकान नहीं है, लेथार्जी फील ही नहीं होती। कुछ नहीं, बल्कि एनर्जाइज फील करता था। हाँ हाँ। तो मुझे लगा दिस इज माई कॉलिंग। हम्म। तो उस कॉल को लिया, देन आई जस्ट चक्ड माई जॉब एंड स्टार्टेड माई करियर एज ए टीचर। उससे पहले मैं दिल्ली में यूपीएससी में ऐसे राइटिंग और भी जो यूपीएससी की बहुत सारे, क्योंकि दिल्ली हब है हम्म। और ये 2000 में तो आपके पास और कोई ऑप्शन होता भी ऑप्शन नहीं था। होता नहीं था जी। तो ज्यादातर विद्यार्थी दिल्ली ही जाते थे। उस दौरान का भी अनुभव है कि निबंध कैसे लिखते हैं और हमारे टाइम पर राइटिंग स्किल्स अपने आप में एक प्रीमियम था जो धीरे धीरे अपने प्रीमियम वैल्यू को ज्यादा बढ़ाता ही जा रहा है। जी ऑफ कोर्स। तो ये जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। जयपुर में मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरा जो जयपुर में जो पहला स्टूडेंट था वो जीआरई के लिए था ओके। और उसी का एक दोस्त था, बाद में वो जीमैट के लिए है। और इस प्रकार से 6 महीने मैंने सिर्फ, जिनसे मैंने फीस ली, हम्म। ऐसे दो स्टूडेंट थे जहां से मैंने जीआरई और जीमैट शुरू किया था। जी। फिर देखते देखते हमें लगा कि हम कैट का इंस्टीट्यूशन बन गए। हम्म। उन दिनों कैट वाज अ वेरी प्रीमियम सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन। हम्म। तो बहुत सारे विद्यार्थी देखते देखते हुए तो मोहल्ले में, चूंकि खातीपुरा एक रीजन है, मैं झोटड़ा रहता था, हम्म। तो खातीपुरा में बहुत सारे आर्म फोर्सेस के, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस पर्सनल के बेटे बेटियां, हम्म। तो वो लोग इंग्लिश सीखने आ जाते थे, कुछ लोग एसएसबीज के लिए आते थे। जब मैं सीकर वापस आया था उस साल मेरे पास 6 विद्यार्थी एसएसबी के लिए थे। और मुझे फक्र है ये कहते हुए कि जब मैं आया और वो जो बैच था उसके सारे विद्यार्थी एसएसबी क्लियर हुए थे। क्या बात है। तो वो धीरे 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 ऐसा रहा। तो अब कंट्रीब्यूशन जब देखते हैं हम्म। तो एज अ टीचर 25 सालों में मुझे लगता है कि बहुत सारी मुस्कानें, बहुत सारी फैमिलीज रोज इतना एनर्जाइज करती है कि सुबह से शाम तक काम करते हैं तो भी हमें पता ही नहीं चलता है। आप भी देखते हैं कि जी। आई स्टार्ट माई लाइफ एट 7 o'clock हम्म। और इवनिंग में 9:30 बजे तक मैं लगभग किंग्स अकेडमी रहता हूँ। जी। सुबह 7 से लेकर के रात को 9:30 बजे के बाद भी 9 बजे 10 बजे भी आप बात करते हैं तो मुझे इंटरनली कभी फील नहीं होता कि मैं टायर्ड हूँ या कुछ ऐसा हो गया है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय वेरी मच। दिस इज समथिंग दैट इज माई सोर्स ऑफ एनर्जी, हम्म। माई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, हम्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द सोर्स ऑफ माई नेशनल सर्विस। एग्जैक्टली। तो सर आपने पिछले 2 दशक से भी ज्यादा टाइम से बच्चों को पढ़ाया है। हाँ।
अगर मैं बात करूं कि आजकल के बच्चे में और आज से 1 दशक या 2 दशक पहले के बच्चे में प्राइमरी डिफरेंस किस चीज का है? आई मीन दैट्स अ टफ क्वेश्चन। आपने क्लासेस में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जी। मुझ में और मेरे पिताजी में सिंसेरिटी और कमिटमेंट का डिफरेंस है। ऑफ कोर्स। माय फादर हैज बेटर सोशल कॉमन सेंस। हम्म। उनका सोशल इंटेलिजेंस मुझसे बेहतर है। हम्म। और जो मेरे बाद वाले हैं उसमें मैं एक ग्रेडियंस देखता हूँ हम्म। कि पहले लोगों का सोशल इंटेलिजेंस लेवल काफी बेटर था, मेरा कम है और मेरे बाद वालों का लगातार कम होता जा कम रहा है। होता गया। दूसरा जो होता है ना, एक लैक ऑफ कंसर्न, हम्म। मतलब फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम्म। ये अभी जो आप और आपके बाद वाले जो आ रहे हैं, हम्म। जो आपके बाद वाली जनरेशन है, मुझे लगता है उसमें ये और ज्यादा प्रोफाउंड होगा। प्रोफाउंड होगा, एग्जैक्टली। तो एक तो लैक ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा है, हम्म। डिसिप्लिन इश्यूज हैं, हम्म। पब्लिक स्पीकिंग इश्यूज में बहुत इश्यूज हैं, हम्म। दिखावे का पब्लिक स्पीकिंग अभी जो हम्म। हम क्लासरूम में ट्रेन करते हैं, एग्जैक्टली। एक्चुअली बात करने के लिए एक चाव होता है आप में, राइट? हम्म। यू लव टॉकिंग टू पीपल, हम्म। दैट इज मिसिंग। अभी बच्चे एकाकी रहना चाहते हैं, हम्म। पांच बैठ करके गप्पे नहीं मारते। तो बहुत डिफरेंस आया है उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज में लेके। हम्म। और मुझे लगता है इसमें टेक्नोलॉजी का भी अपना योगदान है कि मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू अ डिवाइस। स्मार्टफोन। हम्म। तो उसमें बातचीत नहीं होती है, वो हम्म। ज्यादा टेक्सटिंग हो रही होती है या कॉन्फ्रेंसिंग हो रही होती है, जी। ग्रुप कॉल हो गया। हम्म। मुझे लगता है इसने भी हमें ह्यूमन जो इंटरफेस है उससे थोड़ा अलग किया है। हम्म। तो अभी जितने भी बच्चों को मैं देखता हूँ, अक्सर मैं तो क्लासेस में भी ये कहता हूँ कि आप लोग एसबीआई हो या कोई और बैंक हो, आपको आप 10-12 हजार के भी मार्केट में लायक नहीं हो, लायक नहीं हो, एग्जैक्टली। और बैंक आपको 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक पैसा दे रहा है हम्म। मंथली सैलरीज। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट। एकेडमिक स्किल्स। जी। यदि मैं मार्केट स्किल्स की बात करूं तो जो विद्यार्थी लाख रुपया पा रहा है हम्म। उसमें वो मार्केट स्किल्स नहीं है। नहीं है। वो तो बेचारा बैंक आपको अगले 2-3 साल में ट्रेन करने के बाद काम में लेने लायक होगा। एग्जैक्टली। सर, सोशल इनसिक्योरिटी जो बच्चों में है कि मैं अपने आप में या तो प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, या फिर हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं, या फिर इट इज बेटर दैट आई डोंट टॉक और आई डोंट ओपन माय माउथ, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या उनको बचपन से ही वो एक्सपोजर नहीं मिलता है? देखो, इसमें 2-3 बातें हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप, आई मीन आई एम रियली सॉरी हम्म। कि मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ जो एक एजुकेशनिस्ट होने के कारण से या एक प्राइवेट कोचिंग वाला होने के कारण से, मैं एजुकेशनिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 25 सालों में हम्म। हर लेवल पर काम किया है। स्कूल एजुकेशन भी है, कॉलेज एजुकेशन भी है, रिसर्च में भी है, हम्म। मैनेजमेंट भी है, बैंक वाले कैंडिडेट्स भी हैं, हम्म। एसएसबी भी है, यूपीएससी भी है। हम्म। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर किया है। तो हर तरह का जो एक्सपीरियंस है लर्नर का, हम्म। वो मैंने क्लासरूम में एक्शन रिसर्च में भी पाया है। जी। मेरा क्लासरूम एक्सपीरियंस मुझे इस बात के लिए इन्फॉर्म करता है कि स्टूडेंट्स में पिछले 2.5 दशकों में जनरेशनल चेंजेस से व्यवहार में क्या चेंज आया है। जी। मैं उसका साक्षी रहा हूँ हम्म। और मुझ में भी बहुत चेंज आया है। मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ स्टूडेंट्स के साथ। हम्म। मैं सबसे, जब ईयर 2007 में सीकर में आया था हम्म। तो मैं गांव में जाया करता था ओके। और मैं बोलता था कि आप अपने बच्चे को भेज दो, मैं उसे हम्म। बैंक मैनेजर बना दूंगा। जी। पहले साल हमने 6 बच्चों को पढ़ाया, हम्म। 6 के 6 पीओ लगे। हम्म। लेकिन तब के पेरेंट्स में और अब के पेरेंट्स में बहुत फर्क आ गया है। किस जॉनर में, किस एरिया में? पहले ही होता था कि पेरेंट्स आते थे और बच्चे को हमें समझा के जाते थे, कि अब जो होगा आप देखो। आप जानो कि हम्म। गुरुजी जब ये नौकरी लग जाए तब बता देना, अब ये हम्म। आप जानो और आपका काम काम जाने। है। जी।
और स्टूडेंट जो था वो मॉर्निंग में हमारे पास सुबह करीब 8 बजे पहुंचता था। हम्म, कुछ बच्चे 9:30 बजे तक भी आते थे, लेकिन वो सुबह 8 बजे से लेकर के लगभग 4 से 6 बजे तक हमारे पास रहते थे। किसी को 2 साल भी लगते थे, कोई 6 महीने में भी पास होता था, किसी को 5 साल भी लगे। हम्म, एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको 8 साल भी लगे हैं जी, बैंक पीओ बनने में। ओके। और पेरेंट्स ने उसे 8 साल तक भी हम पे ट्रस्ट करते हुए हमारे पास ही छोड़ा है। दिस इज अ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पेरेंट्स साइड कि वो। हाँ, लेकिन एक्चुअली में उस समय की एजुकेशन में और अब में डिफरेंस है। जी। जैसे हम लोग मतलब किंग्स एकेडमी पे हम विद्यार्थियों को ऐसे रखते थे कि कोई विद्यार्थी हमें दे गया, सौंप गया, हम्म, तो मेरे पुराने मतलब 2015 तक का जो रिजल्ट है वो 90% प्लस है। जी, अभी भी आप देख रहे हैं कि किंग्स का हम्म, रिजल्ट करीब 35% के आसपास है, जी, जो पिछले साल की बजाय इस साल बहुत बड़ा है, हम्म, और वो आपके सामने रहा है। जी, तो ये जो डिफरेंस आया है, तो 90% से 35% में डिक्लाइन है। हम्म, ये ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं एग्जैक्टली। कभी कभी 20% रिजल्ट भी रहा है, कभी 25 भी रहा है। कोरोना में बढ़ा थोड़ा सा, फिर हम्म, कोरोना के बाद में जब मेरा एक्सीडेंट हो गया हम्म, तो 1.5 साल मैं एक्टिव टीचिंग में नहीं रह पाया था, हम्म, तो थोड़ा रिजल्ट डाउन गया। उसके बाद हम फिर से अभी 35% के आसपास क्लॉक कर रहे हैं, जी, विच इज वेरी हाई। वेरी हाई एग्जैक्टली। नेशनली भी देखेंगे तो 35% रिजल्ट बहुत होता है। हम्म, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो 90% से 35% के डिक्लाइन में कौन से फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम्म, देखिए, स्कूल एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। जी, आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें स्पॉन्टेनिटी नहीं है। हम्म, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे इन दिनों आंसर्स को शायद रट रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रिपेयर्ड नोट्स आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स में स्पॉन्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। आप उनको सडन कुछ कह दो हम्म, तो सडनली वो बोल नहीं पाएंगे। वो बहुत अच्छा स्पीच देंगे, हम्म, पर उनको 2 दिन चाहिए। प्रिपरेशन वो टाइम चाहिए। प्रिपेयर्ड होना ही होगा उनको। हम्म, वो यूं नहीं है कि आपने बोला और जैसा भी था आपने बोल दिया। हम्म, ये जो स्पॉन्टेनिटी और रिहर्सल के जो बीच का गैप है, जी, जब मैं 2010 से और 11 के स्टूडेंट्स को देखता हूं, क्योंकि उस समय तक आईबीपीएस नहीं आया था, जी, वो बिंदास बच्चे होते थे, हम्म, वो खुला बोलते थे। अच्छा, वो आपसे बात करना चाहते थे, हम्म, उन वो इंटरव्यू नहीं था। आज बच्चे हमारे पास आते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो सर कैसे करेंगे सर, हम्म, सर इसका आंसर कैसे देंगे, जी, ऐसे सवाल होते हैं। उस टाइम पर बच्चों में एक उत्साह होता था, दे वांटेड टू टॉक टू यू हम्म, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम्म, एज ए लर्नर। आज बच्चे जो है वो रेडीमेड आंसर चाहिए। जी, इवन यदि उनको झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ बोलने को भी तैयार है, वो झूठे आंसर्स बोलने को भी तैयार है। हाँ, दे डोंट वांट टू शेयर देयर लिव्ड एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। पुराने बच्चे जो थे, जो 20 साल पहले वाले, हम्म, एटलीस्ट 15 साल पहले वाले, देवर थ्रॉबिंग लाइफ, हम्म, वो रियल थे। उनको प्रेपरेशन नहीं चाहिए, जैसा था वो बोलते थे। हम्म, एक तो बड़ा डिफरेंस ये है, और मुझे लगता है ये डिफरेंस स्कूल एजुकेशन से आया है। जी, तो जिसने स्पॉन्टेनिटी की बजाय, जैसे मेरी बेटी है, उसको मैं कुछ भी दे दूं, कोई कहूं बेटा इस पे करो तो सर वो बोलेंगे पापा मुझे आप कल पूछ लो, आप कल हम्म, मैं बोल दूंगी। हम्म, मतलब सी इज ऑल्सो फॉर दिस रिहर्सल। हम्म, तो ये जो रिहर्सल है ये बहुत मुश्किल है। मतलब जी, रिहर्स्ड आंसर्स आर नॉट द राइट आंसर। आंसर्स ऑफ द रियल लाइफ। हम्म, आप इतना प्रिपेयर्ड करके आंसर लोगे तो हम्म, आप में शायद लाइफ नहीं है। जी, एक बड़ा डिफरेंस है। हम्म, ओके सर। दूसरा, अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर एक जील टू लिव कम हो चुका है, एंड जील टू जस्ट वर्क 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 की तरफ जा रहे हैं बच्चे। देखिए, होता क्या है, जब ह्यूमन स्किल्स कम होती हैं, जिसको हम हम्म, कहते हैं ठाल में गप्पे मारना, जी, तो अभी बच्चे क्या है कि कहीं भी मतलब इंस्टीट्यूशन में आए हैं तो क्लास ली, और घर वाले आपको वॉच करते रहते हैं कि हम्म, इंस्टीट्यूशन से यहाँ आने तक इतना टाइम होता है, हाँ, हमारे पास कॉल आ जाता है। हाँ, तो एक तो इंस्टीट्यूट्स में थर्ड स्पेस नहीं है कहीं भी। जी,
आपका घर है, हम्म घर के बाद आप इंस्टीट्यूशन या वर्क प्लेस पे है, जो थर्ड स्पेस होता है, हम्म जैसे गार्डन में बैठ के बुजुर्गों के साथ समय गुजारना है, जी मंदिर में जाके बातें करना है, हम्म या मोहल्ले में चौराहे पे बातें करना है, हम्म थर्ड स्पेस कम्युनिकेशन खत्म हो गया है। पर इन सारी चीजों को तो आजकल लफंगागिरी या टाइम पास में कन्वर्ट कर दिया एंड लोगों दिस ने। इज व्हाई पीपल हम्म आर सफरिंग, हम्म टिपिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। एग्जैक्टली। सो आज ये जो लफंगागिरी है, हम्म ये आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम था, एक तरह से जरूर, हाँ। है ना? आप अपनी हम्म, बात कह सकते थे, अपने जी पीयर ग्रुप में कह सकते थे। हम्म अभी आप पेरेंट्स को भी नहीं कह सकते, जी आप टीचर्स को भी नहीं कह सकते, और साथ वाला कोई है नहीं, हम्म क्योंकि आपके घर पे एक दो लोग होते हैं, वो सभी पढ़ने वाले होते हैं। हम्म तो पढ़ने वाले लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। वी नीड थोड़ा थर्ड स्पेस वाला हमारे पास टाइम चाहिए। हम्म कुछ लोग जिम जाते हैं, जी वो थोड़े ठीक रहते हैं। हम्म कुछ लोग गार्डन्स में जा रहे हैं या कोई डांस क्लासेस में जा रहे हैं, हम्म उनके लिए फिर भी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने नहीं है। नहीं है एग्जैक्टली। पर आप देखिए, अभी मेरा भांजा है, मतलब हम्म उसने नीट एग्जाम दिया। जी इस बार नीट का पेपर वैसा ही था जैसा हम क्लास में अक्सर बात करते रहे, एग्जैक्टली। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो पिछले साल पेपर था, हम्म वो बकवास पेपर था। एक तरह से कह सकते हाँ, हैं। लेकिन आप एआई की दुनिया में आप इस तरह का मेमोरी बेस्ड पेपर लाओगे, हम्म तो आप एक बेईमानी है वो। एग्जैक्टली। एनटीए के लिए और नेशनली ये कहा जाएगा कि एनटीए क्या कर रहा है। हम्म अभी जरूरत है हमें रियल क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस की, जो इस एग्जैक्टली। बार देखा गया। जी एंड आई रियली अप्रिशिएट दीज एफर्ट्स ऑफ एनडीए। हम्म तो एनटीए का ये एफर्ट बहुत अच्छा एफर्ट था, हम्म और मैं तो ये चाहूंगा कि इस तरह के पेपर्स रेगुलर लेवल पर होने चाहिए, जी जिन्हें आप एग्जाम मतलब कोचिंग में हम्म बैठ करके रट के नहीं कर सकते। रट के नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, हम्म आईआईटी के जो एस्पिरेंट्स हैं और हम्म नीट के एस्पिरेंट्स में हम्म संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ज्यादा। उसकी वजह ये होती है कि नीट में लोग रट के भी पास हो जाते हैं, हम्म और पिछले दिनों तो टीचर्स ये कहने लगे थे कि जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में लिखा रहा हूँ, वो ही आएगा एग्जाम। वही एग्जैक्टली आएगा। जी कितना बड़ा क्लेम है। एक तरह से आप आईबीपीएस नेशनल में लेवल ऐसा कह पे। सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। क्या यूपीएससी में ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हाँ हमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले एग्जाम्स चाहिए। हम्म आप इस तरह से मेमोरी बेस्ड एग्जाम, जैसे स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, हम्म पहली बार आरएएस का पेपर ठीक ठाक आ गया, जी क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, हम्म तो लोग कहने लगे ओ माय गॉड इट वाज वेरी टफ एग्जाम, हम्म और ये सब। हम्म मतलब आप मेमोरी बेस्ड पेपर ले क्यों रहे हो? मतलब क्या रोल है उसका? सेंस क्या है उस चीज का। कोई सेंस नहीं है। आपकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है, हम्म आपकी स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, हम्म उसका तो असेसमेंट हो ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और आप 21st सेंचुरी में जो एज ऑफ एआई है, हम्म उसमें मेमोरी इज नो मोर ए स्किल। नो मोर स्किल ट्रू। आपके पास सारा डाटा इंटरनेट पे डाटाबेस के रूप में अवेलेबल है। आप जस्ट एक कमांड दीजिए, हम्म वॉइस कमांड से आपको आंसर मिल जाएगा। जी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में कोई भी मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स भविष्य में होने चाहिए। हम्म आई एम स्ट्रेट अवे अगेंस्ट इट। हम्म अब आप सोचिए, जब मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, तो अभी आप देखिए एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चलता है। आपने आईबी एग्जाम्स का नाम सुना जी नहीं क्या होता है। है? इंटरनेशनल बैकलरेट। ओके। तो बोर्ड्स होते हैं, राइट? स्टेट बोर्ड का कोई बच्चा है तो स्टेट बोर्ड से बेटर मानते हैं सीबीएसई को, सीबीएसई को। सीबीएसई से थोड़ा बेटर मानते हैं आईसीएसई आईसीएसई को, को। और आईसीएसई से भी बेटर किसको मानते हैं? आईबी आईबी को। बोर्ड को। ओके। वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, हम्म रिकग्नाइज सीबीएसई भी है, हम्म रिकग्नाइज आईसीएसई राजस्थान भी। बोर्ड भी है। आरबीएसई से 12वीं करने वाला विद्यार्थी भी हार्वर्ड और एमआईटी जाता है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म लेकिन आप देखो अब होता क्या है। राजस्थान बोर्ड के स्कूल की फीस क्या होगी? 20, 25, 30 हजार रुपए में 20, 25, आप पढ़ 30,000 लेंगे। हाँ। सीबीएसई में जाते ही क्या हो जाएगा? 70, 80 सत्तर हजार अस्सी रुपया। हजार रुपये आप आईसीएसई में चले जाओगे तो 1 लाख से 80 प्लस, 90 लाख रुपए। और यदि आप आईबी बोर्ड में चले जाओगे तो करीब 2.5 से 4.5 लाख के बीच जाएगा। जी मीन्स हम कोचिंग और स्कूल वाले क्या करेंगे? वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो अभी बोर्ड क्योंकि पढ़ हमें रहे हैं। ज्यादा पैसा किससे मिलेगा?
उन्हीं बच्चों से मिलेगा जो आईबी बोर्ड और करते हैं। वो जो सिलेबस बनाया हुआ है हम्म, वो आपके एज के अनुसार नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर के अनुसार है। जो कि आपको पुश करता है आपकी एज से नहीं थोड़ा। नहीं नहीं, एक्चुअली हर कल्चर का एक एज अप्रोप्रिएटनेस अलग होता है। ओके। आप यदि सीकर कल्चर की बात करेंगे तो हम्म। यहाँ का आईक्यू असेसमेंट डिफरेंट होगा जी। यदि आप मुंबई के बच्चे से करेंगे। ऑफ कोर्स। उसके लिए आपका कल्चरल आईक्यू बहुत मायने रखता है, हम्म। यानी वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कितना एडजस्ट करता है, वो उसका रियल आईक्यू है। जी। अब आप किसी राजस्थान बोर्ड के बच्चे से या मेरे से गांव में कोई मेरे जैसा आदमी, हम्म। मान लीजिए कि मेरे गांव का कोई विद्यार्थी है, वो गांव की स्कूल में पढ़ रहा है। हम्म। अब वो जिस कल्चर के साथ एडजस्ट कर रहा है और वो जो बुक्स पढ़ रहा है उसमें वो बहुत अच्छा है, जी। लेकिन अब आप उससे वो बातें पूछे कि आपने रोबोट देखा है क्या? मेरे घर पे रोबोट नहीं है, आई डोंट नो हाउ अ रोबोट वर्क्स। जी। मैं ये भी तो पूछ सकता हूँ कि तुम जानते हो कि पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं? एग्जैक्टली। मैं रोज पेड़ पे चढ़ करके हम्म। टहनियां काट लेता हूँ हम्म। बकरियों के लिए, लूम हम्म। जिसको काटना हाँ बोलते हाँ। हैं, लेकिन मुंबई वाला नहीं काट सकता। बिल्कुल नहीं। तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जानता है, मैं मेरे जी। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जानता हूँ। जी। आप मुझे उस इन्वायरमेंट में जगह दीजिए, हम्म। मैं अडेप्ट कर जाऊंगा। हम्म। तो मेरी जो अडेप्टेबिलिटी है, हम्म। दैट इज माई आईक्यू। एग्जैक्टली। मैंने किसी पुस्तक से पढ़ के रट के कुछ बता दिया या मैंने कुछ सवाल कर रखे, हम्म। दैट इज नॉट माई रियल आईक्यू। एग्जैक्टली। तो आईक्यू आज आप देखिए कि काउंसलिंग करने जाते हैं तो बहुत स्कूल्स में क्या करते हैं, हम्म। आपका आईक्यू टेस्ट करते हैं जी। काउंसलिंग के बतौर। जी। दैट इज अ चीट टेस्ट, क्योंकि वो जो स्टैंडर्डाइजेशन कर रखा है आपने, हम्म। वो मेट्रो सिटी के अनुसार कर रखा है, एग्जैक्टली। उसमें कोई रूरल कंटेंट नहीं है। कंटेंट नहीं। वो विद्यार्थी जिस एनवायरनमेंट में रहता है, हम्म। उस एनवायरनमेंट को लेकर के आपको आईक्यू टेस्ट बनाना पड़ेगा। जी। आप ऐसा आईक्यू टेस्ट नहीं बना सकते कि किसी, मान लीजिए यूरोपियन कल्चर का यदि टेस्ट हम्म। मैं राजस्थान में लूंगा या दिल्ली में लूंगा, हम्म। बच्चा फेल होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। और वो यदि मैं मेरी कल्चर के अनुसार मैं अमेरिकन का टेस्ट लूंगा वो फेल होंगे। तो वो फेल होगा। जी। लेकिन दोनों को जब अडेप्टेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दोनों रीलर्न करेंगे जरूर। और वो वहां पर जाएंगे। हम्म। हमारे गांव के बच्चे हिंदी माध्यम के होते हैं, आईएएस बनते हैं ना, बनते हैं। और वही ट्रेनिंग मिलने के बाद किसी भी इंग्लिश मीडियम आईएएस के बराबर काम करते हैं। करते हैं। तो क्या उन्होंने अडेप्ट नहीं किया? किया ऑफ कोर्स। एडेप्टेबिलिटी का टेस्ट होना चाहिए। हम टेस्ट किसका करें, तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, जी। तुमने वो टॉपिक पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? हम्म। ये बोगस टेस्ट है। हम्म। इस तरह के टेस्ट रियल टेस्ट नहीं होते हैं। हम्म। ह्यूमन स्किल्स की बात करो, सर्वाइवल स्किल्स, आपकी अडेप्टेबिलिटी, जो इन्वायरमेंट के साथ आप कितना एडजस्ट करते हैं, हम्म। दैट इज द रियल टेस्ट। हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, ये हाय हेलो कितना कर लेता है, इंग्लिश कितना बोल लेता है, हम्म। क्या मतलब है इस बात का? किताब क्या पढ़ के हिंदी दिखा। वाले की हाँ। आईक्यू नहीं होती? होती है ऑफ कोर्स। तो कहाँ टेस्ट कर रहे हो आप उसे? एग्जैक्टली। हम एक स्टैंडर्ड बेसिस के ऊपर सभी को कौन जज सा कर। स्टैंडर्ड जो आपने बना दिया है, जो जी। स्टूपिड स्टैंडर्ड है, हाँ। जिसमें आपने ह्यूमन स्किल्स को ऐड ही नहीं किया। ऐड ही नहीं किया है, जी। उसकी अडेप्टेबिलिटी को नहीं किया है। हम्म। जब भी कोई स्टूडेंट, मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हम्म। एक बार एक लड़की थी, वो सीकर की 12वीं क्लास की टॉपर थी, जी। राइट? हम्म। और हमने उसे एडमिशन देने से मना कर दिया था, अच्छा। क्योंकि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो स्पॉन्टेनियस था। हम्म। वो पूरी तरह से प्रोग्राम थी। सी वॉज मैकेनिकल, सी वॉज रोबोटिक। हम्म। अब बताइए, ऐसे लोग यदि ऑफिसर बनेंगे तो क्या करेंगे? क्रिटिकल सिचुएशंस हैंडल ही क्रिटिकल नहीं कर पाएंगे। सिचुएशंस आएंगी तो हैंडल नहीं कर पाएंगे। जी। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग चाहिए। आज हम्म। आईएएस के लिए भी मैं कहूंगा कि उसके सिलेबस में बहुत बदलाव करने की जरूरत है। हम्म। मैं यूपीएससी को पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ। हम्म। मेरे हिसाब से आज वो सिलेबस इस समाज की संरचना और चैलेंजेस के अनुरूप नहीं है। हम्म। मतलब बहुत जरूरत है कि उसे जल्दी से जल्दी बदल दिया जाए। हम्म। अभी जो लोग जा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड जा रहे हैं। हम्म। आईएएस बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम्म। आपको सिलेबस उठाना है, उसका 10 बार रिवीजन करना है। हम्म। आज के एग्जाम पैटर्न में कोई भी वो विद्यार्थी आईएएस बन जाएगा जिसके पास 10 बार रिवीजन करने का पेशेंस हो हम्म। और 5-6 साल लगातार 10-12 घंटे पढ़ने की क्षमता हो। हम्म। वो ज्यादातर लोग आईएएस हो जाएंगे। हम्म।
नहीं तो स्टेट सर्विसेज में तो पक्का ही हो जाएंगे, पक्का हो गया। लेकिन ज्यादातर लोग ड्रॉप मार जाते हैं। हम्म ऐसा नहीं है कि सब लोगों में ध्यान आ जाएगा तो सब लोग पास हो जाएंगे, हम्म दैट विल बी द रियल कॉम्पिटिशन। एग्जैक्टली, वो कंपटीशन को बिल्ड करेगा उस लेवल हाँ, पे। लेकिन अभी क्या होता है, 2 ढाई साल के बाद में सब बच्चे ड्रॉप मार जाते हैं, हाँ। तो जो 5 5 6 6 साल पढ़ते रहते हैं हम्म वो आराम से 10 रिवीजन जिसने कर लिया हम्म वो आईएएस बन गया, जी। सिंपल। अभी तक ये पूरी तरह से लेबोरियस है। हम्म क्रिटिकल थिंकिंग जैसा कुछ कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं, हम्म जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हुआ है, हम्म लेकिन अभी भी बहुत खामियां हैं इस एग्जाम में। तो सर आज के टाइम पे आपकी, जैसे आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, आपके पास में एक बच्चा आता है प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि आपने एक 12वीं क्लास की सीकर की टॉपर बच्ची को भी रिजेक्ट किया है, यस, तो मना किया है। मना किया है एग्जैक्टली। तो मैं पूछूं कि एक प्री रिक्विजिट बच्चे को किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर ही थिंक्स। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स को ये जो पुलिसिंग है ना बच्चों की, हम्म ये बंद करनी चाहिए। पेरेंट्स बहुत पुलिसिंग करते हैं। जो आपने हम्म, सोशल सिक्योरिटी इश्यूज की बात की, जी। मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे और हमारे समाज में अभी भी इतने असुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ बच्चे गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में जाते हैं, हम्म पर कुछ बच्चे ऐसे भी तो हैं जो सीकर में अकेले रह रहे हैं हम्म और राजस्थान के दूसरे इलाकों से आते हैं, जी। उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं रह सकते, हम्म हॉस्टल में भी नहीं रहते, जी। वो अकेला रूम लेके रहते हैं, हम्म अनजान लोगों के साथ कभी कभी वो रूम शेयर करके भी रह रहे हैं। जी। तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, मुझे नहीं लग रहा हम्म कोई प्रॉब्लम से। हम्म वो ठीक है, हमें हमें ऐसे बच्चे बनाने हैं हम्म जो 12वीं का बच्चा हो हम्म और वो बिना पेरेंट्स के भी सर्वाइव कर सके। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए वो माइग्रेट कर सकता है, डिसीजन मेकिंग हो उसमें। अकेला जी सकता है, हम्म होम सिकनेस के बिना। जी वो जहां जाएगा अपनी नई कम्युनिटी बना लेगा, जी। उस कम्युनिटी में वो एडजस्ट कर जाएगा। हम्म वी नीड दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, जी। वरना फिर क्या होगा, आप कहोगे कि साहब हमारे बच्चे को है ना वहां भेज रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी भी उसके साथ जा रही है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा है, हम्म राइट। तो ये जो मामाज बॉयज हैं, हाँ हाँ मामाज जो गर्ल्स हैं, हाँ हाँ या जो पापाज परियां हैं, यार ये वाला जो जनरेशन है ना, हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया है। जो जी। हमारे जो बच्चे इतने पैम्पर्ड हैं, हम्म तो आप जो पूछ रहे थे हम्म कि 2.5 दशकों में क्या अंतर देखते हैं, हम्म आज के बच्चे बहुत पैम्पर्ड है। आई एम रियली सॉरी, अननेसेसरीली। अननेसेसरली पैम्पर्ड है, हम्म दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म ओके। एंड बच्चों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मुझ में ये चीजें हों बिफोर एंटरिंग इनटू गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस नहीं, और इन मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन। बच्चों को ध्यान ही नहीं रखना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जी। अभी प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स भी मोबाइल में बिजी हैं, हाँ। बच्चे भी मोबाइल में बिजी हैं। जी। पेरेंट्स और बच्चों में भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम्म पेरेंट्स की जेब में पैसा है, हम्म अकाउंट में कोई कमी नहीं है पैसे में, इसीलिए तो आईबी पढ़ा रहे हैं इंडिया में। हम्म जी। हमारा बोर्ड नहीं है, हम्म हमारी कल्चर की स्कूल्स नहीं है, हम्म हमारे कल्चर का करिकुलम नहीं है, हम्म, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, जी। पर 4.5 लाख वाला स्कूल है वो। एग्जैक्टली और कुछ पेरेंट्स में ये ईगो है एग्जैक्टली। कि मेरा बच्चा यदि 10 लाख वाली में पढ़ता तो हाँ, बढ़िया स्कूल में पढ़ बढ़िया रहा स्कूल होगा। में पढ़ रहा हूँ। माफ कीजिएगा, वो ड्रग्स लेने पाए जाते फॉर श्योर, एग्जैक्टली, एट द एंड उनका वही होना होता है। हैं, राइट। हाँ। वो ड्रग्स लेते पाए जाते हैं, जी। उनको बात करने की तमीज नहीं होती है, हाँ हाँ क्योंकि वो एक्सेसिवली पैम्पर्ड है। उनके लिए एक ही जगह है, पेरेंट्स के पास इतना पैसा है, कौन है वो लोग हाँ। जो अपने बच्चों को 4.5 लाख के स्कूल में भेज रहे हैं, कौन है? हाईली रिच अल्ट्रा पीपल। रिच ना। अल्ट्रा रिच, अच्छा, ना इनकम। और वो अल्ट्रा रिच कौन है? जिनके पास में दूसरे तरीकों से पैसा है। दूसरे तरीकों से पैसा ओके। है। तो जिनके पास दूसरे तरीकों से पैसा है, हाँ हाँ उन लोगों को पता है कि वो अंदर से खुद भी जमीर उनका खाली है। हाँ तो उनको पता है कि मैं तो खुद ही बेईमान हूं, जी। और मेरा बच्चा यदि अब ड्रग्स ले रहा है, ये सब ले रहा है, तो ठीक है, अब मैं हम्म इसको कैसे भी है, तो उसको भी क्या करते हैं, वो बेईमानी का धंधा सिखा देते हैं, एग्जैक्टली। या अपने पैसे से उनके लिए भी कोई बेईमानी के जरिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उस काम जिससे में, उनको वो बेईमानी कंटिन्यू करने का मौका मिले। क्योंकि इसका मतलब हाँ ये नहीं है कि मैं सभी रिच पीपल को यहाँ हम्म क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। हम्म बहुत ऐसी फैमिलीज है जो अल्ट्रा रिच है लेकिन बहुत संस्कारवान है। एग्जैक्टली। आप जाइए उनकी बड़े बड़े घर में 70 70 80 80 लोगों का खाना बनाता है। हम्म ऐसी फैमिली जो बड़ी है और संस्कारवान है, जहाँ आज भी दादी दादा के साथ पोते पोती रहते हैं, रहते हैं।
और इवन यहाँ तक भी कि पड़पोते पड़पोती भी रह रहे हैं. हम्म इट इज नॉट अबाउट इट. हम्म मैं कह रहा हूँ कि घर में यदि आप गलत तरीकों से पैसा आएगा हम्म, तो बच्चे तो देखो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं. सीखते हैं, ट्रू। तो उनको उनको भी क्या लगता है, बेईमानी अधिकार लगने लगता है. जी। और बेईमानी तो देखिए बेईमानी है, वो हम्म, आपको मानसिक शांति नहीं दे सकती. नहीं दे सकते। वो आपकी फैमिलीज को कभी ना कभी तबाह करेगी. हम्म, आप कितना ही कर लीजिए, बेईमानी तो बेईमानी है. जी। मतलब आप रोक नहीं पाएंगे उसको. हम्म दिस इज व्हाट. तो क्या चेंज आया है हम्म पिछले 2.5 दशकों में? कुछ सुपर रिच हो गए हम्म और आज बच्चे आते हैं तो मुझे कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं. दो हम्म तरह के पेरेंट्स आते हैं. एक फौजी भी आता है. हम्म वो बोलता है मेरी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मैं देने को तैयार हूँ, मेरे बच्चे को आप सेलेक्ट करवाइए. हम्म पेरेंट्स है, एजुकेशन ऑफ कोर्स महंगी है हम्म और हम कोचिंग वाले उसको लगातार महंगा करते जा रहे हैं. हम्म तो हमें, आपको मैं बताऊं कि मुझे बैंक पीओ, एसबीआई पीओ बनाने के लोग 50 लाख रुपए तक का ऑफर देते हैं ओके। कि सर आपकी कोई सेटिंग है तो वो करवा दीजिए, हम्म हम 50 लाख तक आपको दे देंगे. हम्म क्योंकि लाख रुपए सैलरी मिलती है. हम्म उन्हें ये लगता है कि यदि 50,000 रुपया पर मंथ ईएमआई भी चुकाएंगे हम्म तो 20 साल में वसूल हो जाएगा और एग्जैक्टली। तब तक इसकी सैलरी जो है वो 2 लाख हो जाएगी. हम्म तो ये तो बढ़िया सौदा है. मतलब हम्म लोग यहाँ तक देखते हैं. आप देखिए बहुत सारी वैकेंसीज में हम्म ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? हम्म उन लोगों के पास जो सुपर रिच हैं, हम्म जिनके पास पैसा है, जो पैसा दे करके अपने बच्चों के लिए नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जी। उनका जमीर उनको अलाउ कर रहा है क्योंकि वो अंदर से बेईमान है और वो कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे। और वो कोई कसर भी नहीं छोड़ते. हम्म ऐसे लोग जो 1 करोड़ में आरएस की कोई सीट खरीदने को तैयार है, हम्म आप सोचिए उस आरएस से आप क्या उम्मीद करेंगे? काम की तो बिल्कुल भी नहीं। ईमानदारी की. और तो वो क्या हम्म क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये एक बड़ा रीजन है कि हम्म हमारा जो मॉरल फैब्रिक है, हम्म और वो कहाँ से खत्म हो रहा है? वो स्कूल से खत्म हो रहा हम्म है. एक्चुअली स्कूल्स में, स्कूल आई मीन डमी स्कूल कल्चर बहुत बड़ी समस्या है. जी। और इसके साथ आई मीन अच्छे स्कूल भी बदनाम होने लगे. हाँ। क्यों? क्योंकि वो मेरिट नहीं खरीद पा रहे बोर्ड से. हम्म आपका ये मतलब कभी जाएगा तो आप प्लीज, मैं जितनी बातें कह चुका हूँ आपको, ये बहुत बेबाक हो गया है. हाँ हाँ इस इंटरव्यू को आप क्रिटिसिज्म के रूप में ज्यादा देखा जाएगा कि ये आदमी नाराज है क्या. मैं एक्चुअली नाराज नहीं, मैं चिंतित हूं कि हम कैसे देश का निर्माण कर रहे हैं. सब में ही लैक ऑफ कंसर्न आ गया. हम्म, लोगों में कोई नहीं है कि मुंह पे पैसा मारेंगे, उठा लेंगे, खरीद लेंगे सब कुछ। खरीद लेंगे सब कुछ. हम्म जो रिच लोग हैं उनमें ये सेंस आ गया, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से नहीं मिल रहा तो खरीद लेंगे. हम्म वो मार्कशीट खरीद रहे हैं. हम्म लेकिन आप उसकी मानसिक शांति कैसे खरीदोगे? एग्जैक्टली। आपको उसकी अडेप्टेबिलिटी कैसे खरीदोगे? हम्म आपने उसे डिफिकल्ट, लाइफ की डिफिकल्टीज से फेस करना नहीं सिखाया. हम्म आप उसमें ह्यूमैनिटी कहाँ से खरीद लोगे? वो चीजें नहीं तो खरीदी। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? वस्तुएं खरीद रहे हैं. हम्म मतलब आप ताज्जुब देखिए, स्कूल्स जो है इस बात का प्रचार कर रही हैं, एसी स्कूल, एयर कंडीशन. हाँ। मतलब जिस एज में उसको हार्डशिप्स मिलनी चाहिए, एनवायरमेंटली और मेंटली दोनों। दोनों हार्डशिप्स हाँ। मिलनी चाहिए ताकि उसमें टॉलरेंस और स्टेमिना बिल्ड हो. बिल्ड हो। आप कह रहे हो कि हम एयर कंडीशन, हम्म नहीं हमारे घर में तो बच्चों की एयर कंडीशन है तो स्कूल में. अरे जब घर में भी एयर कंडीशन है तो कम से कम कहीं तो इन्हें हार्डशिप्स फेस करने दीजिए. एग्जैक्टली। जिम में जा रहे हो आप, जिम एयर कंडीशन है आपके, सब जगह सब कुछ एयर कंडीशन है. हम्म लेकिन जो बच्चा दोपहर की दोपहरी में हम्म जो हमारी खेजड़ी है उस पे चढ़ के हम्म जो आपके लिए सांगरी तोड़ रहा है, हम्म आप सोचिए वो कितना टफ होगा. बहुत ज्यादा। क्या कैसे फौजी भेज रहे हैं हम? एनडीए हाँ में एयर कंडीशन एनडीए, हाँ एनडीए एकेडमी एयर कंडीशन है. हाँ एयर कंडीशन एनडीए एकेडमी क्या करेगा? वो ऑफिसर देश के क्या काम आ जाएगा? गलती से यदि उसने एसएसबी, हम्म यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया हो हम्म और एसएसबी ट्रेनिंग के जरिए, क्योंकि अभी भी उसमें भी प्रॉब्लम्स है, जी। तो यदि वो पहुंच गया है हम्म तो उसको किस में रहने की आदत है?
एयर कंडीशन में। लग्जरी में हम्म। सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम से हम्म। लग्जरी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ है 2.5 दशकों में? लग्जरी और कंफर्ट ऐड हो चुका है, लग्जरी और कंफर्ट ऐड हो चुका है, एंड हार्डशिप्स और जो नेचुरल रियल ग्रोथ थी, चैलेंजेस हैं हाँ चैलेंजेस है, वो हट चुके वो हैं। हट चुके हैं। हम्म। तो बच्चों में इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की क्षमता क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है पूरी। खत्म हो गई है। हम्म। जब हार्डशिप्स में जाओगे हम्म। तो आप क्या करोगे? किसी से मदद भी लोगे, हम्म। पर आपके पास तो सारी पहले से ही है, हम्म। आप तो पैम्पर्ड हो। हाँ, अब बताओ क्या होगा? ना आप मदद ले पाओगे। मदद नहीं लोगे तो कोलेबरेशन की स्किल तो खत्म होगी। जी। आपको कि मुझे क्या पड़ी है, हाँ। मैं सब कुछ खरीद के ले ही आऊंगा ना, हाँ, आता रहे मेरे पास और इसलिए। आता रहा मेरे पास, हाँ। तो आपकी कोलेबरेशन की स्किल खत्म। हाँ, अब बताओ आप कैसे रिसर्च करोगे? चांस पॉसिबल ही नहीं। जो ऐसे लोग हम्म। लैब्स में जाएंगे उनका ईगो किस लेवल का होगा? बहुत नेक्स्ट लेवल का, कि उन्हें तो सब कुछ मिलना चाहिए। हमें तो मतलब सब पजेसिव होंगे, वो हम्म। ऑब्सेसिव होंगे, पजेसिव होंगे, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे कि नहीं? होंगे होंगे। आज हमें हमारी स्कूल्स को हम्म। हमारे जैसी जनरेशन की हम्म। गवर्नमेंट स्कूल जैसा इन्वायरमेंट देने की जरूरत है, हम्म। जहां पर पंखा भी नहीं है, जी। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, हाँ, किसी को कोई तकलीफ कोई नहीं है। तकलीफ नहीं है। आज एयर कंडीशन, क्लासरूम एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन, हम्म। घर एयर कंडीशन, हम्म। लग्जरी है, कंफर्ट है, और आपकी डिमांड को पैम्पर कर रहे हैं, पैंडर कर रहे हैं पेरेंट्स। हम्म। पेरेंट्स कोई भी, एक स्टूडेंट जो है, आप कैसे सिखा रहे हो? हम्म। एक गरीब बच्चा हम्म। आपकी स्कूल में कैसे पढ़े? हम्म। क्यों? क्योंकि आपको मंडे को तो दूसरी ड्रेस चाहिए, हाँ, ट्यूसडे को दूसरी दूसरी चाहिए, चाहिए, सैटरडे को तीसरी चाहिए, स्पोर्ट्स डे पे दूसरी चाहिए। स्पोर्ट्स डे पे अलग चाहिए। हाँ, यार मतलब आप कैसे कैसे अफोर्ड करोगे? क्या एग्जैक्टली। ये एजुकेशन सिस्टम हम्म। भारत के गरीबों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज समथिंग, यस, मुझे बहुत बुरा लगता है हम्म। कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सबसे ज्यादा दो बड़ी खाइयां कर दी हैं। हम्म। एक वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, हम्म। एक वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। आज डेप्रीवेशन का लेवल बताता हूं मैं आपको। हम्म। जो लोग इस समय गरीबी में हैं, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स एक एक सिंड्रोम बन चुका है हम्म। कि गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई होती ही नहीं है। हाँ। जो सोसाइटी का बेस्ट टैलेंट है हम्म। वो सेलेक्ट होके गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनता है आगे चल के, टीचर बन टीचर पाता है। बन पाता है। हाँ। आप टेस्ट दीजिए ना, हर प्राइवेट स्कूल टीचर ने एग्जाम हम्म। दी है, जी। वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। हाँ। मैं नहीं कह रहा कि बुरे हैं, हम्म। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसमें ठीक ठाक थे, हम्म। वो उस समय के बाद में कोई व्यक्ति और अच्छी मेहनत करके और बेटर बन सकता है, हम्म। और हो सकता है ओवरेज हो गया हो, हम्म। इसलिए वो वहां नहीं पहुंच पाया हो। लेकिन असली प्रॉब्लम है वो टीचर पढ़ाएं कि नहीं, हम्म। दे डोंट हैव द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स टू टीच, एग्जैक्टली। क्लास में 20 बच्चे तो होने ही चाहिए, हम्म। ताकि वो टेम्पो बने। हम्म। एक एनर्जी है ना, ग्रुप जी। एनर्जी भी होती है। जी। अब आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां 10 बच्चे भी नहीं है, हम्म। 5 टीचर हैं, बेचारे वो पढ़ाएं किनको? एक हम्म। एक क्लास में दो दो लोग हैं। हम्म। इस बात पर यदि सरकार ध्यान नहीं देगी, हम्म। हमारे स्कूल्स में हमें आज क्लासरूम्स में हमें क्लासरूम के जरिए जो एनर्जी बिल्ड होती है, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल क्लासरूम्स को वो एनर्जी चाहिए। चाहिए, एग्जैक्टली। जब तक वो एनर्जी नहीं आएगी, ग्रुप एनर्जी, स्टूडेंट्स की, क्राउड की एनर्जी, हम्म। वो एनर्जी हमें चाहिए। वो एनर्जी हमारे गवर्नमेंट स्कूल से खत्म हो चुकी है। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को ट्रस्ट ही नहीं रहा। सिस्टम पे। आई मीन गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स के हम्म। मेथड्स पे। जी। उन्हें लगता है, और इसमें खामी देखिए आप, बहुत तगड़ी है। हम्म। आप आयरनी देखिए, सभी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर मजबूरन हम्म। उन्हीं टीचर्स को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पड़ रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि ग्रुप एनर्जी खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो जब वो ग्रुप एनर्जी खत्म हो जाएगी, हम्म। तो उस सिस्टम में एक शिथिलता आ जाती है। हम्म। आज प्राइवेट स्कूल्स में वो शिथिलता नहीं है हम्म। जो गवर्नमेंट स्कूल्स में डीपली रूटेड हो चुकी है। जी। तो पहले तो हम सबको लोगों को मिलकर ये करना चाहिए कि उस शिथिलता को कैसे तोड़े। हम्म। ये बड़ा चैलेंज है हमारे टाइम पर। गवर्नमेंट स्कूल, आज जितने भी लोग प्राइवेट स्कूल्स रन कर रहे हैं, हम्म। उनमें 90% वो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। जी।
खुद गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े खुद। एग्जैक्टली। तो आज वो कौन सी स्कूल की बात कर रहे हैं, पर उन्हें पता चल गया कि स्कूल एजुकेशन जो है वो रियल एस्टेट का धंधा है। एग्जैक्टली, ये होटल इंडस्ट्री बन चुकी है। पूरे तरीके से। इसमें क्या करो, लग्जरी, जितनी लग्जरी दे सकते हो हम्म उतनी लग्जरी, बस आप तो इंफ्रा और लग्जरी दे दो, हम्म पेरेंट्स अपने आप भाग के आ जाएंगे। भाग के आ जाएंगे। यदि आपने चमचमाते क्लासरूम दे दी, हम्म आज देखिए क्लासरूम में हम क्या कहते हैं, स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड है, मैं ये सब। पहला व्यक्ति हूँ हम्म जिसने शेखावाटी में स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम में लगाया था। हम्म आज क्या हमारे क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है? कहीं पे भी नहीं। आप जानते हो हम्म कि हमारे स्टूडियोज में और सब जगह हमारे पास स्मार्ट बोर्ड्स हम्म हैं। और उस समय के स्मार्ट बोर्ड है जब स्मार्ट बोर्ड के लिए आपको एडवांस ऑर्डर देना पड़ता था। जी। तब एक बोर्ड 3.5 लाख का आता था, आज हाँ 1,10,000 में बोर्ड आ जाता है। जी। जब 3.5 लाख रुपए का बोर्ड हुआ करता था, हम्म तब स्मार्ट बोर्ड का यूज करते थे। हमने पाया कि स्मार्ट बोर्ड का यूज करना टीचर को आलसी बना रहा है। जी। वो एक एजुकेशनल एड तो है, हम्म पर टीचर का कमिटमेंट लेवल कम होता कम होता है। है। ऐसी स्थिति में जब टीचर का कमिटमेंट लेवल कम होगा और वो लिखे हुए को पढ़ने लगेगा हम्म तो बुरा होने लगता है। जी। हमने सारे बोर्ड हटा दिए। हम्म हर क्लासरूम में आज कौन सा है? वो नॉर्मल व्हाइट बोर्ड, मार्कर बोर्ड। आज हम डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ाते हैं, तो टीचर डाटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट बनाता है चार्ट पूरा। बनाता है हम्म और उसे सॉल्व कराता है। जी। रीजन, और जो बहुत सारे मैंने ऑनलाइन में भी देखे हैं कि आंसर भूल जाते हैं तो अंदर जाके देख के आते हैं। एग्जैक्टली, बहुत बार होता है ये। तो बहुत बार होता है। जी। तो ऐसी दुर्गतियां हैं। हम्म तो अब देखो आप, एक तरफ हम डिजिटल क्लासरूम्स की बात कर रहे हैं, हम्म टीचर को पहले से ही सब्जेक्ट नहीं आता, वो केवल पढ़ रहा है उसको, हाँ। और पढ़ने को हम एजुकेशन मान रहे हैं। हम्म तो क्या फर्क है? तो ओवरऑल फर्क अगर देखें तो सबसे पहला कि बच्चों के अंदर एक जो सोशल आउटपुट था उनका पूरी तरीके से कम होके वो बच्चे खुद में सेल्फ में आ चुके हैं, सोशल से मुझे लगता है कि पेरेंट्स ने ना इस डिस्टेंस को इम्पोज किया है। इम्पोज किया। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स ने क्या किया, ये कहना शुरू कर दिया तू इसके साथ नहीं रहेगा, हाँ। ये बिगड़ा हुआ है, बुरी संगति है। क्या हमारे टाइम पर हमारे स्कूल में तो हर तरह के बच्चे होते थे। हाँ, वो बच्चे की चॉइस खत्म हो गई। चॉइस नहीं, हाँ। एक्चुअली आप उसे ये बता ही नहीं रहे हो, आप उसके दिमाग में डाल रहे हो पहले से, हम्म ये बुरा है, अच्छा है, बुरा है, अच्छा है। हम्म आप उसे मौका ही नहीं दे रहे हो ये समझने का कि लोग इतनी तरह के होते हैं हम्म और हर तरह के साथ डील करने का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। पैटर्न होता है। एग्जैक्टली। मेरे दोस्त ऐसे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हम्म जो शराब का सेवन करते हैं। हम्म मैं नहीं करता, मैं एब्सोल्यूट टीटोटलर हूँ। जी। मेरे कई दोस्त हैं जो, जिनको आप कहेंगे कि उनमें बुरी आदतें हैं, हम्म पर उनमें बहुत सारी अच्छी आदतें हैं जी। जो मुझ में नहीं है। हाँ। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं उनमें हम्म जो मैं उन्हीं से कॉम्प्लीमेंट कर पाता हूँ। जी। मुझे जब जरूरत होती है तो मुझे उनकी मदद की आवश्यकता होती है, हम्म तो मैं उन्हीं से लेता हूँ वो मदद। जी। अब क्या हुआ, आपने बुरा बता दिया, तो अब आपकी सोशल स्किल्स तो खत्म हो गई। खत्म हो गई। तो अब आप मदद किससे लोगे? जो स्किल्स आप में नहीं है और वो आपके मित्र में है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, एग्जैक्टली। पर आप तो दूर हो गए। हम्म तो अब कौन से फियर में कि ये बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब घर में बिगड़े हुए लोग रहते हैं। एग्जैक्टली। घर में बिगड़े हुए लोग नहीं रहते हैं तो हम्म बहुत कम संभावनाएं रहती हैं हम्म कि बच्चे बाहर बिगड़ते हैं। जी। आप घर में शराब पी रहे हो और फिर आप चाहते हो कि आपका बच्चा शराब नहीं पिएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। बहुत कम। आपको लगता है कि आप घर में छुप करके कुछ वीडियोस देखते हो, आप खुद ऐसा करते हो और फिर आप देखते हो कि आपके बच्चे नहीं देखेंगे, तो मुश्किल है। मुश्किल अब है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के फर्स्ट रोल मॉडल होते हैं। एग्जैक्टली। तो उस रोल मॉडल को वो कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। तो वो तो होता ही होता है। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे वो एक्चुअली जो एडेड लग्जरी है अननेसेसरीली उसको वो इस देश की गुण है, गुण है। एग्जैक्टली। वो इस देश को खोखला करके रख खोखला देगी। करके रख देगी। इस जनरेशन के बाद जो आने वाली जनरेशन है, हम्म उनको इस लग्जरी की लत लग चुकी है। हम्म उनको हार्ड वर्क करने की आदत नहीं है, हम्म वो इन्वायरमेंटल हार्डशिप्स को झेल नहीं पा रहे हैं। जी। तो ये देश कमजोर हो चुका है मेरी ओर से। हम्म हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि
आने वाले 20 सालों में बहुत मुश्किल है इस देश को, बहुत मुश्किल जी। है। और जैसा कि हम ट्रेंड्स देखते आ रहे हैं कि सब लोग जैसे जैसे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गए, बाकी सारे एग्जामिनेशंस में अब पार्टिसिपेट यूएस कर। को देखिए ना, यूएस क्यों बर्बादी की ओर है? हम्म। यूएस बर्बादी की ओर क्यों है? यूरोप बर्बादी की ओर क्यों है? लग्जरी उनका एडिक्शन हो चुका दैट इज द पॉइंट, बस है। जी। सिंपल। एग्जैक्टली। आपको रतन टाटा की तरह इस बात को समझना पड़ेगा हम्म। कि जो बिजनेस से हम वेल्थ कमाते हैं, हम उस वेल्थ के ट्रस्टी हैं। जी। दिस इज सोशल कैपिटल, हम्म। हमें वापस देनी है। जी। इसलिए जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, हम्म। उन्हें समझना पड़ेगा कि जो दौलत उन्होंने कमाई है वो उसकी सिर्फ ट्रस्टी है। ट्रस्टीज हैं। उन्हें सोसाइटी में उसे वापस री डिलीवर भी इन्वेस्ट करना करना है। चाहिए। जी। दैट्स इट। मैंने आपका क्वेश्चन बीच में काटा। जी। एक और सवाल उठ के आता है सर सामने, जैसे कि हमने इतनी देर से बात की कि हम लग्जरीज कंफर्ट्स को ऐड करके बच्चों का एक जो नेचुरल हार्डशिप्स की तरफ अडेप्टेशन है उसको खत्म कर रहे हैं। बच्चे आज के टाइम पे जो जो चीजें उनको सुधार सकती है उसके अंदर जाके भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिससे वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं खुद जिम जाता हूँ। मेंटली मेरा डेली का 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी मुझे चाहिए होती है। मैंने ऐसा देखा है कि मैं जितना अपने आप को मेंटली वहां पुश करता हूँ, उतने मेरे फिजिकली और मेंटली दोनों अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, वो है, आए ऑफ कोर्स क्योंकि आए। आपका एंडोर्फिन जो है हाँ। और आपके हार्मोनल बैलेंस होते हैं। हाँ। तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आधे खत्म हो जाते आधे खत्म हो जाते हैं, एग्जैक्टली। बट वहां पे भी मैं देखता हूँ कि घुसने से पहले कोने के हैं। अंदर कहीं स्मोक पे करके जाके आता है। स्मोक करके आ रहे हैं। वहां से जाने के बाद में कि यार आज तो बहुत ज्यादा थक गए, चल आज बैठ के दारू पीते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसी सारी चीजें। तो ये ऐसा क्या है, ये क्या ये सोशल मीडिया है, ऐसा क्या है जो इन बच्चों को इस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, कल्ट है अभी। अभी आपकी जो माचो इमेज है, जी। उसमें ये ऐड है। मतलब हाँ हाँ। यदि आप स्मोक वो कर करते रहे हैं। हैं हाँ। तो आप माचो लुक और इमेज प्रोजेक्ट कर जी। रहे हैं। आप थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ बैठ के शराब पी रहे हैं तो हम्म। आप माचो हम्म। इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम्म। तो एक कल्ट बन चुका है कि हम्म। मैं ऐसा हूं तो इस तरह का बिहेवियर तो एक माचो बंदे का होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। आपने देखा होगा, लड़कियों में ये सिंड्रोम तेजी से बिल्ड हो रहा है, फिलहाल लड़कों हाँ। से ज्यादा। जी। क्योंकि लड़कियां अपने आप को पावरफुल बताना चाहती हैं, आउटस्टैंड करना चाहती है। आउटस्टैंड करना चाहती जेंडर हैं, बेसिस पे भी और कम्युनिटी जेंडर बेसिस। बेसिस पर भी और हम्म। कंपनी बेसिस पे भी। हम्म। लड़कियां लड़कों जैसा बन करके लड़कों के बीच में रह के पावरफुल बताना चाह रही हैं खुद को। जी। तो अब आप देखिए, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी। नॉट द प्रिटेक्स्ट ऑफ इक्वालिटी, वो पावरफुल दिखना चाहती है। हम्म। वो दिखना चाहती है कि जो काम है, तो ये कल्ट है, इट इज ए कल्ट ऑफ पावर। एग्जैक्टली। लेकिन मेडिकली हम जानते हैं कि हम्म। दिस इज अ वीकनेस। दिस इज अ वीकनेस। सो जो कल्ट बना है ना, पावर का कल्ट, इसलिए आप देखिए कि जो हीरो इमेज पे हम फिल्मों में दिखाते हैं, हम्म। तो चाहे हमारा रॉकी हो, हम्म। रॉकी क्या करेगा, चाहे कबीर सिंह हो, हम्म। तो एक कल्ट है। ये जो हम्म। जो मीडिया ने एक कल्ट बनाया है, जो सिनेमा ने बनाया एक्चुअली। हम्म। और ये जो कल्ट है, ये पावर का कल्ट है। मतलब यदि मैं स्मोक करता हूँ हम्म। तो ये कल्ट है। उस कल्ट के कारण से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दैट इज द पॉइंट। और ये यंगस्टर्स को भी उतना ही ज्यादा हैम्पर कर रहा मतलब सभी के साथ दिक्कतें हैं। है। जी। आप यदि स्मोकिंग एडिक्ट हो हम्म। तो आप यूं मानकर चलिए कि आपका बुढ़ापा खत्म कर चुके हो। एक तरीके से। हाँ। दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि सर आज के टाइम पे बच्चे जो हैं या तो प्रिपरेशंस के अंदर बहुत ही लीनियंट रहते हैं, या फिर उनको ओवर द टॉप सीरियस लेवल पे ले जाते हैं कि उनको रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। जरा सा रिजल्ट इधर उधर होना, इवन पेपर के पहले भी देखिए, वो काफी इसमें घबराए मैंने हुए पहले भी कहा, मैं फिर वापस उसी मुद्दे पे लौटूंगा। स्कूल्स में परसेंटेज क्या आती है बच्चे के? हैं। 80 प्लस डिपेंड करता है सबको बच्चे 80 पे। प्लस आता है। हाँ। और जैसे ही वो हमारे आईबीपीएस का एग्जाम देता है, हम्म। वो 20% पे आ जाता है। जी। स्कूल्स ने क्या किया, एक तो ये जो मार्क्स की जो रेस है, हम्म। इसको बढ़ा करके 99% 100 तक ले गए। ले गए। जब तक ये वापस लुढ़क करके हम्म। 60-70 तक नहीं आएगा, हम्म। तब तक तो देखिए ये दुर्गतियां ऐसे ही रहेगी। पर सर 60-70 आएगा तो सोशल इमेज हैम्पर होगी पेरेंट्स की कि मेरे बच्चे क्यों? के तो आप साठ आईएएस तो परसेंट बन रहे हो आएगा। 50 में। बन रहे हैं पर आप लोग। 50% में हाँ। आईएएस नहीं बन रहे हो क्या? बन रहे हैं जी, बन आप रहे 35% में बैंक पीओ नहीं बन रहे हो क्या? हैं। बन रहे हैं। आप आरएस नहीं बन रहे हो क्या 48% में? बनते हैं। तो फिर आपकी कौन सी इमेज हैम्पर होगी?
बाकियों के बच्चों के 90 आए, हमारे बच्चे लेकिन के आप 0 आके आए। देखो ना आपकी औकात क्या है। एग्जैक्टली। तो हो क्या रहा है, बोर्ड्स ने क्या किया, हम्म। ये एक माया जाल है। एक तो ये जो स्कोर का माया जाल है, हम्म। ये पूरी तरह से ग्रेड में कन्वर्ट होना था, जी। अभी तक नहीं हो पाया, अभी भी मार्क्स आते हैं। हम्म। दूसरा ये था कि जो मेरिट है, स्कोर, हम्म। इसका प्रेशर है जी। स्कूल्स, हम्म। पेरेंट्स के कारण। हम्म। पेरेंट्स इतना पैसा देते हैं, हम्म। तो वो मार्क्स खरीदना चाहते मार्क्स खरीदना चाहते हैं, एग्जैक्टली। हैं। स्कूल्स क्या करते हैं, हम्म। उन मार्क्स को उन्हें पे करवाते हैं। पे करवाते इसलिए 11th और 12th क्लास का बच्चा कभी लैब नहीं जाता है, हैं। जी। बिना लैब के उसके फुल मार्क्स आते हैं। आते हैं। मास कॉपिंग होती है, हम्म। स्कूल्स खुद स्पॉन्सर करके ऐसे कराते हैं। हम्म। मतलब बहुत बुरा है, जी। लेकिन जित मेरे पास लगभग लगभग सबकी कुंडली ऐसी कर ही रहते हैं। हम्म। तो पूरे राजस्थान की लगभग जानते हैं, हम्म। और राजस्थान के बाहर अब भी जानते हैं। हम्म। तो अभी क्या हो रहा है, स्कूल्स जिनको हम नैतिक मूल्यों की प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, मतलब हम्म। विद्यालयों में ही नैतिक संस्कारों की स्थापना होती है, जी। वहां बच्चा क्या सीख रहा है कि एग्जाम में हमें चीटिंग कराई जा रही है, जी। मास चीटिंग। हम्म। इवन टीचर जाकर के एबीसीडी लिखा रहे हैं, गवर्नमेंट हाँ। स्कूल्स में भी हो रहा है। हाँ। इट इज नॉट ओनली प्राइवेट स्कूल्स, हम्म। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी होता है। बाकी जो बड़े स्कूल्स हैं, जहां पर गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके सेंटर्स आते हैं, हम्म। तो वो क्या करते हैं, स्पॉन्सरशिप देते हैं जी। कि वेलफेयर में फंड दे देंगे हम आपको, हम्म। लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया दे दिया। हम्म। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को वहाँ वेलफेयर फंड के बतौर कि आप ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, हमें हमारे बच्चों को नकल कराने दो, हम्म। इनका स्कोर आने दो, हम आपको लाख से लेकर के 3 लाख 5 लाख के बीच में जो भी उनकी मांडवाली होती है, हम्म। ऐसे एक वेलफेयर फंड है, शायद आपको पता नहीं है। जी। तो ऐसी मांडवाली चल रही है, ऐसा वेलफेयर फंड है। हम्म। अब वो वेलफेयर किसका हो रहा है, हम्म। इस मार्क्स आएंगे तो स्कूल्स क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। प्रचार करेंगे, पोस्टर्स लगेंगे, वो एक्चुअली निकल वो स्कूल भी जानता है कि मैंने वेलफेयर फंड के जरिए ये खरीदा है। मार्क्स खरीदे हैं। हम्म। ये वेलफेयर फंड कहां तक जाता है, बोर्ड तक जाता है। हम्म। यदि मेरिट खरीदनी पड़े तो हमें पता होगा कि किस टीचर के पास मेरी आंसर बुक्स गई हैं, हम्म। वहां तक ट्रैक होता है। यानी आपकी जो आपकी इन आंसर्स जिन एग्जामिनर्स ने चेक किए हैं, हम्म। वहां तक ये सिस्टम ट्रैक होता है, और वहां तक जाकर के, आई मीन सॉरी टू से, हम्म। मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, जी। आंसर बुक्स तक भी चेंज होती है। जी। हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा हैं। तो हम्म। बच्चे बताओ मेंटल हेल्थ का शिकार होंगे कि नहीं होंगे। होंगे, फॉर श्योर होंगे। आज आप आप आरटीआई लगाओ, हम्म। या आप रिकॉर्ड मांग लो हम्म। कि जिन बच्चों के मेरिट आई थी हम्म। पिछले 30 सालों में, हम्म। वो बच्चे आज कर क्या रहे हैं। उनका तो धूम धड़ाके से, फैनफेयर के साथ हम्म। उनका तो जुलूस निकाला गया था, जी। घोड़े पर उनको शाही सवारी हुई थी उनकी। जी। तो आज पता करो उनको कि वो बच्चे कहाँ हैं, क्या हम्म। स्टेटस है उनका। हम्म। आपको जो आंकड़े आएंगे इतने चौंकाने वाले होंगे हम्म। कि यदि ऐसी मेरिट का इम्पैक्ट है, मेरिट का सेंस ही तो नहीं मेरिट होता। का कोई सेंस नहीं है। जी। ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि इस मेरिट के कारण से वेलफेयर फंड्स बने, हम्म। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लो मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं नहीं कर कर पा पा रहे। रहे, एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स है इस सारी बातों के जिम्मेदार, पेरेंट्स। हम्म। प्राइवेट स्कूल्स का अननेसेसरी इनएक्टिविटीज में लिप्त होना हम्म। केवल पेरेंट्स जिम्मेदार है, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे की, क्योंकि जो वो खरीदना चाहते हैं, हम्म। उनको लगता है कि ये खरीदा जा सकता है, तो खरीद रहे हैं। और वो खरीद फरोख्त हम्म। भर्ती चयन बोर्ड तक पहुंचा है, हम्म। लोक सेवा चयन बोर्ड तक पहुंचे हैं, हम्म। सब जगह कौन है, हम्म। इट इज ऑल अबाउट दैट। राइट। दिस एग्जैक्टली। इज द प्रॉब्लम। हम्म। ऐसे में है ना, आप किसी अच्छे एजुकेशन सिस्टम की उम्मीद नहीं कर सकते। हम्म। फिर तो आप यही होगा कि देखिए आपका बच्चा जो है वो अमेरिका में जैसी पढ़ाई होती है, हम्म। उस सिलेबस की पढ़ाई हम यहाँ आपको करा देंगे। क्यों, हम्म। कैसे करा दोगे आप? हाँ। आप उस कल्चर के अनुसार सिलेबस बनाया गया है, सिलेबस बनाया, हाँ। आपका जो सिलेबस है उसे मैच ही नहीं करता। हम्म। मैं आज भी कहना चाहूंगा,
मैं यहां सब लोगों से हाथ जोड़ के इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं पेरेंट्स से, अपने बच्चों को राजस्थान बोर्ड से पढ़ाइए। जितना आप बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से पढ़ाएंगे उतना बेहतर है। और कोशिश कीजिए, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूं, मैं सब पेरेंट्स को कहूंगा हिंदी माध्यम में बच्चों को कम से कम 5वीं तक तो पढ़वाइए, वरना आप अपने बच्चों को उस नेचुरल एडेप्टेबिलिटी में कमजोर कर रहे हैं। मेरी बेटी के लिए देख लीजिए, मैं पूरे शहर में घूमा, मुझे स्कूल नहीं मिला। देवनागरी लिपि में हिंदी के टीचर्स को सही से स्ट्रोक नहीं लिखने आते, कैसे लिखते हैं। मुझे खेद है कि मेरी बेटी के लिए जब मैं स्कूल ढूंढ रहा था, बेटे के लिए ढूंढ रहा था, तो उनको वो देवनागरी वैसे लिखते हैं जो मानक तरीका नहीं है लिखने का। मुझे खेद है कि एक हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है। मैं मेरी शिक्षा मंत्री जी से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री से मेरी सिर्फ एक विनती है, आप हिंदी के टीचर्स का टेस्ट ले लो और प्लीज आप पता कर लो कि देवनागरी को वो मानक रूप में लिखना तो जानते हैं क्या। एक बड़ा प्रतिशत, और यश वो 90% से ज्यादा होगा जिनको ठीक से देवनागरी लिपि में अक्षर लिखना नहीं आते। जी, आप कौन से एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं? ABCD लिख रहे हैं कर्सिव में, पर वो हिंदी नहीं लिख रहे, और भारत में हो रहे जी, और हिंदी लिख नहीं रहे हो। कौन से भारत की कल्पना करते हो आप? जो बच्चा हिंदी में नहीं पढ़ पाएगा, क्या वो संस्कृत जान पाएगा? बिल्कुल नहीं। और जब तक आप संस्कृत नहीं जानोगे, तब तक कैसे जानोगे कि हमारी वर्ण व्यवस्था में क्या खामियां थी, जी, जातिवाद कब प्रारंभ हुआ? आप कैसे समझोगे कि अंबेडकर और गांधी क्या लिख के गए? जी, हम कौन सी मनुस्मृति का आज विरोध करते हैं? कौन सी मनुस्मृति को हमें अपनाना चाहिए? मनुस्मृति को अपनाने के लिए और कौन से खंडों को खारिज करने के लिए हमें संस्कृत जाननी पड़ेगी, हमें हिंदी जाननी पड़ेगी। हमारे बच्चे उससे मरहूम है और इसके जिम्मेदार सिर्फ पेरेंट्स हैं, सिर्फ पेरेंट्स। स्कूल, चूंकि आपने इंडस्ट्री कहा, मैं उसी समय आपको टोकना चाहता था कि मैं एजुकेशन सर्विस में हूं, मैं इंडस्ट्री में नहीं हूं। एग्जैक्टली। लेकिन चूंकि इंडस्ट्री है, वो चीज, हाँ, जब इंडस्ट्री है तो तकलीफ है, तो है जी, व्यापार है। और जब एजुकेशन व्यापार हो जाएगी तब तो देखो दिक्कतें तो आएंगी। तब तो पेरेंट्स जो खरीदना चाहेंगे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड भी करवाना चाहेंगे, भले ही उनके नैतिक दायित्व कुछ भी हो, पर व्यापार का एक ही दायित्व है, प्रॉफिट्स। जी, तो आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए फाइनल एक पार्टिंग एडवाइस आपकी? नॉट पार्टिंग, मैं कहूंगा कि आप शायद मुझसे बीच बीच में कई बार कोशिश करते रहे हैं जी, कि बच्चा कोचिंग आए तो क्या करना चाहिए 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। मेरी उनको सलाह है, मार्कशीट को साइड रखो, भूल जाओ कि तुम 95% के थे। आप कुछ कॉमन चीजों पे काम करो। सबसे पहले आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ो और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, और आप देखो कि मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, और आप इमेजिन करना शुरू करो इस सभ्यता के विकास में तकनीक ने मनुष्य को कैसे सहयोग किया, और AI कैसे मनुष्य का सहयोग करेगी। जी, डरने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी अभी तक मनुष्य की मदद करती रही है। AI को यदि हम यूज करना सीख जाएंगे तो देखिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी से घर भी रोशन कर सकते हैं, और अब भारत पाक युद्ध है तो उसका खतरा भी उतना ही बना हुआ है। जी, आपको ये सीखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी हमें क्या मदद कर सकती है।
दूसरी, रटने की प्रवृत्ति वाला जो भी कार्य है हम्म, उससे बाहर निकलिए हम्म, और समझिए कि एजुकेशन का रियल मतलब क्या है। अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण। हम्म, तो हम में अंतर्निहित क्षमताएं में मानवता आती है, हम्म, सहयोग। मानव समाज सहयोग से बना है, जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, तो जब सहयोग से बना है तो सहयोग करना तो सीखो। जरूर। अब सहयोग का मतलब ये नहीं है कि आप एकाकी सहयोग करते रहें और हम्म, बेवकूफ बनते रहें। हम्म, वो भी सीखना पड़ेगा आपको कि सहयोग लिया भी कैसे जाता है और और सहयोग सहयोग किया दिया भी भी कैसे जाता कैसे है। जाता है। पर जब आप लेोगे दोगे हम्म, तो आप सीख जाओगे। जी, तीसरा, इन्वायरमेंट के साथ, जिसमें नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो। हम्म, पूरी नेचर में आप ये देखो कि आप कहीं कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे हैं जो वेस्ट क्रिएट करता है। जी, यानी आप पैकेज्ड फूड, हम्म, जो पैकेजिंग में जो कुछ भी है उसका बहिष्कार करो। हम्म, आप कहेंगे इससे क्या होगा, इससे आप में लैक ऑफ कंसर्न खत्म होगा। हाँ, जहां से आपका लैक ऑफ कंसर्न खत्म होगा हम्म, वहां से आप में विवेक प्रारंभ होगा। जी, और जब तक आप विवेकशील नहीं होंगे हम्म, तब तक आज के एग्जाम्स को आप क्रैक नहीं कर सकते। यानी आप में विवेक, हम्म, तर्क, निर्णय लेने की क्षमता का विकास तभी होगा जब आप सही और गलत को चुनने लगोगे। हम्म, उसके बाद आता है, आप कम से कम कोई ऐसा सहयोगी नाप चुने जो आपको आपके करियर तक पहुंचाने में बेवजह के दावे करता हो। और टीचर्स अच्छे चुने, हम्म, कोशिश करें सीनियर टीचर्स चुने जी, जो अभी तक भी ईमानदार बचे हुए। हम्म, और ऐसे टीचर्स की अभी इस देश में कमी नहीं है, हम्म, तो ऐसे टीचर चुने, बहुत बेहतर है। मेरे मित्र हैं, अ, तो उन्होंने अपनी बेटी का भी सीयूईटी के लिए, और मेरे मित्र जो हैं वो भी आरएस अलाइड सर्विसेज में है। वो चाहते हैं कि जो लाडो है वो आगे चलकर एक बेहतर मनुष्य बने। हम्म, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, क्योंकि मेरे मित्र आरएस अलाइड में है तो ज्यादातर लोग इस रूप में भी देखते हैं कि वो आईएएस बने, आरएएस बने। पर जहां तक मैं मेरे मित्र को जानता हूं, वो उसे एक बेटर ह्यूमन पहले बनाना चाहता है। जी, 10वीं के बाद उन्होंने साइंस नहीं दिलाई, वो हम्म, आर्ट्स दिलवा रहे हैं। हम्म, और वो एक डाई हार्ड लेफ्टिस्ट है। हम्म, और डाई हार्ड लेफ्टिस्ट होने के नाते कुछ चुनौतियां हैं, क्योंकि अच्छा लेफ्टिस्ट यानी कम्युनिस्ट यानी हम्म, मार्क्सिस्ट बनना जिम्मेदारी का काम है। जी, आप जब समाज के उस वर्ग को भी मुख्य धारा में लाने की बात करते हैं हम्म, तो गांधी बनना मुश्किल काम है, मुश्किल काम। नेहरू बनना मुश्किल काम है, आपका अंबेडकर बनना मुश्किल काम है। जी, मुश्किल काम है, मार्क्स बनना बहुत मुश्किल बहुत काम। मुश्किल काम है। हम्म, आज के समय में देखें तो ओवरऑल जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में कहां आपको गांधी दिखेगा? कहीं नहीं। लग्जरी दिखेगी ना अभी। हम्म, कहां आपको कोई अंबेडकर दिखेगा? और गांधी जो आदि धोती वाला, वो जानते थे हम्म, कि मेरा देश जो गरीबों का देश है, हम्म, उनका प्रतिनिधित्व उनकी वेशभूषा से ही हो सकता है। जी, क्योंकि जब तक आधा देश नंगा घूम रहा हो, हम्म, इस मामले में मैं कभी कभी सोचता हूं, इसका मुझे उत्तर तो नहीं मिला, हम्म, कि अंबेडकर जी की जब भी हम तस्वीरें देखते हैं तो वो हमेशा सूट बूट में दिखते हैं। हम्म, नेहरू जी भी हमेशा सूट बूट में दिखते हैं। हम्म, अंबेडकर जी हमेशा अंग्रेजी सूट बूट में दिखते हैं। जी, नेहरू जी हमेशा जोधपुरी सूट बूट में दिखते हैं। हम्म, और गांधी जी जो है, तो मैं कई बार ये सोचता हूं कि इतना बड़ा क्रूसेडर जो था, हम्म, वो इसके जरिए क्या बताना चाहता था। तो मेरा एक मोटा मोटा नोशन है हम्म, कि यदि तुम पढ़े लिखे होगे तो अंग्रेजों के बराबर बैठने के लिए जैसा सूट बूट चाहिए हम्म, वो तुम एजुकेशन से हासिल कर कर सकते हो। सकते हो।
शायद ये एक सिंबोलिज्म हो सकता है हम्म, जिसके जरिए बी आर अम्बेडकर ये हमेशा सूट बूट में ही रहते थे हम्म, और नेहरू जी ये बताते थे कि तुम अंग्रेजों के यहाँ पढ़ के भी, हम्म, ट्रिनिटी में पढ़ के भी तुम अपनी भारतीयता को कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू कर सकते हैं। गांधी जी ये कहते थे अंग्रेजों में पढ़कर भी यदि तुम्हें भारत का बेटा बनना है हम्म, तो भारत के जो मेरे भारतीय भाई बहन हैं हम्म, उनका प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। जी। दिस इज वाई आज भी मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता ही मानता हूं हम्म, क्योंकि वो ही असली पिता है। जी। एक बिगड़ेल बेटा हम्म, एक राष्ट्रपिता बन सकता है जी। पर उसको राष्ट्रपिता बनने के लिए भारतीयता को अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हम्म, जब भारतीयता के आदर्शों को अपना लेगा तो हमें दूसरों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगा। साइंटिफिक एटीट्यूड हम्म, एंड आर रूरल कल्चर हम्म, वही इंडिया को डिफाइन करता है जी। और हमें उसी को डिफाइन करने की जरूरत है। जी। साइंटिफिक एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हम्म, इसलिए जो विद्यार्थी एग्जाम्स की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं हम्म, उनमें एक इंडियन माइंडसेट चाहिए जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को रिप्रेजेंट करता है। जी। उन्हें मैथ से नहीं घबराना है। हम्म, भारत का गौरव है कि हमने गणित में कभी पिछड़ापन नहीं झेला है। हम्म, हमारे पास गणित हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा रहा है। जी। तो जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो के अंदर थ्रू आउट देखा कि किस तरीके से सर ने अपने 25 साल के पूरे एक्सपीरियंस और विजुअलाइजेशंस को हमारे सामने प्रेजेंट किया, एक ग्रेडियंस जो है उसके बारे में बताया, सर के जो विचार थे, जिसमें सर ने पहली बार ऐसा किया है कि कोई पेरेंट्स को स्पेसिफिकली बता रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। ओनली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ओनली पेरेंट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। पेरेंट्स। जी। जितनी हमारी पढ़ी लिखी माताएं हैं वो अपने बच्चों को सुपर हीरो बनाना चाह रही चाह रही है, एग्जैक्टली। और मेरी सभी माताओं से हाथ जोड़कर विनती है उन्हें अंग्रेज मत बनाओ। उन्हें अपने जैसा रखने में कोई समस्या नहीं है नहीं। वरना आपको अपने ही बच्चों से बुढ़ापे में शिकायत करने का जब कारण बनेगा तो हम्म, जिम्मेदार आप होंगे। जी। तो इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इस पूरे वीडियो को जिसने भी थ्रू आउट देखिए देखा इट है। इज मुझे लगता है ये सोशल हाँ, कमेंट्री हो गई एग्जैक्टली। है एजुकेशन पर। हाँ, हाँ। और मेरा ये मानना है कि आप मुझसे जो बात करना चाह रहे थे जी। इसके लिए आप एक और वीडियो कभी लीजिए तो मैं आपको जरूर। करियर के बारे में बात बताऊंगा। जरूर। ये एक सोशल कमेंट्री हो गई है कि हम्म, पेरेंट्स की कितनी जिम्मेदारियां हैं हम्म, इस पूरी मतलब एजुकेशन सिस्टम को तहस नहस करने में। हम्म, सबसे ज्यादा रोल है वो माता पिता का है, जी। सबसे ज्यादा। जी। तो मैं आशा करता हूँ कि सर ने जिस तरीके से दिक्कतें बताई उसके साथ में उनका सॉल्यूशंस भी बताया है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आउट जाने के बाद में आई विश कि आप लोगों के अंदर थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो, जो कि शायद जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, जो कि आगे जाके देखिए जब तक जेब ट्रेचरस में हो पैसा सकता है तब तक तो नहीं आएगा, है। मुश्किल है। मुश्किल है। जी। बट स्टिल अगर आप उस पैसे के साथ में थोड़ी सी रिचनेस अपने एटीट्यूड के अंदर, अपने संस्कारों के अंदर भी ले आओगे, तो चांस है कि हमारे पास में। देखिए पैसा और डर हम्म, ये दोनों ही आदमी के लिए बुरे हैं। जी। तो डर हमने कोचिंग वालों ने, रिजल्ट स्कूल का वालों बना ने, दिया। कॉलेज वालों ने पैदा कर दिया। हम्म, और पैसा था हमारा तो डर का धंधा था। जी। हम आपको डराते नहीं तो आप हमसे कुछ खरीदते नहीं जी। तो हम आपको बेच रहे हैं हम्म, मार्क्स। जी। एग्जैक्टली। और इन सारी फील्ड से हटके अपने आप के ऊपर काम कीजिए कि आप इस लग्जरी और कंफर्ट के होते हुए भी आप अपने आप को कम से कम इतना फिजिकली और मेंटली चैलेंज करें जितना आपकी बॉडी केपेबल है और बनी है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को कभी भी रोके ना। अपने आप को फिजिकली पुश कीजिए, अपने आप को मेंटली पुश कीजिए। सिचुएशंस में जाइए, क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, या फिर जो अच्छे से हैंडल करता है उसके साथ रहिए। एक दैट इज बेहतर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली एक बेहतर कंपनी बनाइए अपनी, ताकि आप अपने आप का एक बेटर सेल्फ जो है उसको आइडेंटिफाई कर सके। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि मेरे व्यूवर्स एनलाइटेंड रहेंगे। मैं ये चाहूंगा इससे पहले कि हम इसका समापन करें, आप जितने भी हमारे सीकर को
शिक्षा नगरी बनाने वाले जो लोग हैं, जी। जिसमें मैं कहूँगा सभी को आप मौका मिले तो आप उनसे बात कीजिए। जी। ये मेरा एक नजरिया है। हम्म, इसका जो विपरीत नजरिया है वो भी पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए, एग्जैक्टली। वरना इस नजरिए का कोई तुक नहीं है, क्योंकि आपके पास जब तक कंपैरिजन नहीं होगा हम्म, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जो कॉन्ट्रारियन व्यू है जी। वो लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। जी। थैंक यू फॉर बीइंग। थैंक यू।